आयुर्वेद योगाश्रम, उत्तर भारत का पहला ऐसा सेंटर जहां एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, सिद्ध चिकित्सा एवं कोलोन हाइड्रोथेरेपी से शरीर में व्यक्त पुराने जटिल रोगों की चिकित्सा की जाती है। आयुर्वेद योगाश्रम हर रोज शाम 5:15। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आयुर्वेदा योगाश्रम में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रदूषण लगातार हमारे इर्द गिर्द फैल चुका है, बढ़ रहा है और चिंतनीय विषय तो ये है कि प्रदूषण के बढ़ने के साथ साथ हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है। यानी कि प्रदूषण आज हमारी जीवन शैली, हमारे शरीर पर हावी हो चुका है और इसी के कारण बहुत सी समस्याएं हमें घेर चुकी हैं। लेकिन आज ये सवाल है कि 5000 वर्ष पुरानी चिकित्सा पद्धति यानी कि आयुर्वेदा क्या इन बीमारियों से छुटकारा दिलाने में सक्षम है या नहीं? जिसका आंसर है जी हाँ। यानी कि विज्ञान की प्रगति के साथ साथ आज आयुर्वेदीय पद्धति भी बहुत ज़्यादा सक्षम हो चुकी है, विज्ञान के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे साइनोसाइटिस बीमारी की। यानी कि साइनोसाइटिस बीमारी है क्या और क्या आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति द्वारा हम इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं? इसको जानने से पहले आइए स्वागत करते हैं देश और विदेश के जाने माने आयुर्वेदा व योगा विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन आर्य जी का। नवीन जी, पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नवीन जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि साइनोसाइटिस बीमारी है क्या? साइनोसाइटिस, जो कि आज की हमारी चर्चा का विषय है, साइनोसाइटिस का मतलब होता है साइनस प्लस आइटस। हमारे फेस पे चीक्स के नीचे, नोज के नीचे, आंखों के नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम साइनस के नाम से जानते हैं। ये साइनस हमारी बॉडी में एयर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं ताकि हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम का काम और बाकी सिस्टम्स का काम सुचारू रूप से चलता रहे। लेकिन जब इस साइनस में, इन कैविटीज़ में, इन छिद्रों में स्वेलिंग हो जाती है, जिनके कारणों की चर्चा हम कुछ देर बाद करेंगे, तब ये बीमारी साइनोसाइटिस के नाम से जानी जाती है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया, लेकिन हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आयुर्वेदीय संदर्भ में साइनोसाइटिस बीमारी का क्या मतलब है? साइनोसाइटिस यानी कि प्रतिशय। जैसे कि महर्षि चरक ने भी इसके बारे में कहा है, मारुतम प्रतिशय इति प्रतिशयते। अर्थात जब वात और कफ अपने अपने स्थानों से विचलित होकर अपना बढ़ जाते हैं, तब वात और कफ रस दोष की इस व्याधि को उत्पन्न करते हैं। मैं थोड़े सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करूंगा। वात का काम होता है विचरण करना, कफ का काम होता है हमारी बॉडी में लुब्रिकेशन को प्रोवाइड करना। लेकिन जब वात और कफ ये अपने स्थानों से बढ़ जाते हैं और इनका जब आपस में कॉम्बिनेशन होता है, तब ये हमारी बॉडी में प्रतिशय, हमारे शरीर में प्रतिशय उत्पन्न करते हैं। वायु अपने स्थान से विपरीत दिशा की ओर गमन करती है और उसके साथ ये प्रतिशय रोग हमारे शरीर में पैदा होता है। जैसा कि डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि साइनोसाइटिस बीमारी क्या होती है, लेकिन बहुत से दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं। प्रतिशय अर्थात साइनोसाइटिस, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये हमारे साइनस की स्वेलिंग की वजह से है और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से वात और कफ की विकृति से है। तो जितने भी वात और कफ के संयोजन से आने वाले लक्षण होंगे वो आपके शरीर में प्रतिशय की शक्ल में सामने आएंगे। कैसे? आयुर्वेद में लिखा गया है घ्रांतोद, यानी कि हमारे कानों में दर्द होना। क्षवथु, जिसे हम छींके कहते हैं, एक्सेसिव अमाउंट में आना, बहुत ज़्यादा मात्रा में छींकों का आना। इसके साथ स्वरभेद, जिसे हम कहते हैं हमारे गले से आवाज़ का बदलना। नासावरोध, जिसे हम कहते हैं हमारे नेजल पैसेज का ब्लॉक होना। इसके साथ ही साथ नासास्राव, कई बार एक्सेसिव अमाउंट में नेजल सिक्रीशंस का निकलना भी इसका कारण बनता है। हम इसकी समरी में, इसके निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि हमारे गले से ऊपर ऑर्गन पर, ईएनटी सिस्टम के ऊपर जब
हमें गले में स्वेलिंग हो, छींकें ज़्यादा आएँ, हमारे नेजल सिस्टम या ब्लॉक हो जाए या ब्लॉक होने के साथ साथ ये रनिंग हो जाए, और इसके साथ ही साथ कानों में दर्द होना, सिर में दर्द होना। सिर दर्द का साइनोसाइटिस से बहुत गहरा नाता है। तो इन सब लक्षणों के साथ अगर रोगी हमारे पास आता है तो हम इसे साइनोसाइटिस और प्रतिशाई के नाम से जानते हैं। हाँ, डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि साइनोसाइटिस बीमारी मोस्टली जुकाम खांसी की तरह ही होती है, लेकिन लोग जुकाम और खांसी मान करके एक हल्की सी दवाई ले लेते हैं। लेकिन इसी संदर्भ में लोग ये जानना चाहेंगे कि साइनोसाइटिस बीमारी किस कारण से होती है। जहाँ बात आती है प्रतिशाई के कारणों की, तो उसमें जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण आता है वो है वात और कफ का, इन दोषों का हमारे शरीर में बढ़ना। तो ये स्वाभाविक ही है कि जब भी हमारे शरीर में वात और कफ बढ़ेंगे तो हमारे शरीर में प्रतिशाई की उत्पत्ति होगी। कफ बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण रहता है कि जब हम बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का एक्सेसिव, अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, ज़्यादा मात्रा में आइसक्रीम खाना, ज़्यादा मात्रा में चिल्ड पानी पीना, ये साइनोसाइटिस या प्रतिशाई को बुलावा देता है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम गर्म और ठंडे का संतुलन ठीक नहीं बनाते हैं, जैसा कि आजकल हमारी शादियों में भी ट्रेंड रहता है कि हम गर्म चीज़ के ऊपर ठंडी चीज़ और ठंडी चीज़ के ऊपर गर्म चीज़, जब ये दोनों चीज़ों का रेगुलर इंटरवल्स के साथ साथ लगातार बिना रोक के सेवन करते हैं तो प्रतिशाई की उत्पत्ति होती है। इसके साथ ही साथ प्रदूषण, जैसा कि अभी निधि जी आप बात कर रहे थे, प्रदूषण का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि प्रतिशाई एक इम्यून सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये रस दोष की व्याधि है, और जब भी हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, तब भी हमारी बॉडी के अंदर प्रदूषण को सहने की जो क्षमता है वो कम होती जाती है, और उसका नतीजा हमारे सामने आता है प्रतिशाई की शक्ल में। इसके साथ ही साथ देर रात तक जागना, बहुत तैलीय पदार्थों का सेवन करना, मीठे पदार्थों का एक्सेसिव मात्रा में सेवन करना जिनसे कि कफ बढ़ता है, वो भी प्रतिशाई के कारण बनते हैं। जब हम इनके कारणों का और चर्चा करते हैं तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कारण आता है मंद अग्नि। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है अपने पिछले एपिसोड्स में भी कि आयुर्वेद काफ़ी बीमारियों के लिए अग्नि के मंद होने को भी कारण मानती है। जब हमारी अग्नि मंद होगी तो वो हमारे वात और कफ को सम मात्रा में नहीं रख पाएगी, इसलिए मंद अग्नि का होना भी प्रतिशाई के प्रमुख कारणों में आता है। और इसके साथ ही साथ जब हम अजीर्ण, यानी कि जिसमें हमारा खाया पिया पूरी तरीके से पचित नहीं होता है, उसका पाचन सही प्रकार से नहीं होता है, तो भी ये प्रतिशाई का एक कारण बनता है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें साइनोसाइटिस बीमारी के लक्षण भी बताए, कारण भी बताए, अब बात आती है उपचार की कि आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति में साइनोसाइटिस बीमारी का कैसे इलाज किया जाता है। आयुर्वेद में प्रतिशाई का एक संपूर्ण चिकित्सा विकल्प मौजूद है। इसको हम योग के माध्यम से ठीक करते हैं, इसको हम नेचुरोपैथी के माध्यम से ठीक करते हैं, प्राणायाम के माध्यम से ठीक करते हैं, होम रेमेडीज़ या घरेलू उपचार इसके लिए बहुत अच्छे हैं। और इसके साथ ही साथ आयुर्वेदिक दवाइयाँ इसमें बहुत प्रचुर अवस्था में उपलब्ध हैं, और पंचकर्म का इस चिकित्सा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और इस प्रतिशाई को हम इन सब चीज़ों से ठीक कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब आपने कहा कि योग और प्राणायाम के माध्यम से भी साइनोसाइटिस बीमारी को ठीक किया जा सकता है, तो हमारे बहुत से दर्शक ये जानना चाहेंगे कि कैसे साइनोसाइटिस बीमारी को योग व प्राणायाम के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल सही जी। जब भी प्रतिशाई की चिकित्सा की बात आती है तो उस पर सबसे पहले जो हमारे जहन में चीज़ आती है वो है प्राणायाम और योगासन। प्राणायाम जो कि कपालभाति और अग्निसार, ये दो क्रियाएं ऐसी हैं, अगर हम इनको प्रतिशाई के लिए करें, और इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, और ये आपकी कंडीशन के ऊपर, आपकी अवस्था के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर हम इन दो प्राणायाम को रूटीन में करते हैं तो प्रतिशाई हमारे लिए काफ़ी जल्दी ठीक होना संभव हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी पता होना ज़रूरी है कि ये प्रतिशाई कितनी देर से चल रहा है। अगर प्रतिशाई बहुत पुराना हो चुका हो तो उस समय अग्निसार और कपालभाति से पहले हमें नाड़ी शोधन की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं योगासन की,
तो योगासन में सबसे महत्वपूर्ण इसमें आता है पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, शलभासन, उत्तानपादासन। एक चीज़ और जो मैं इसमें एक वार्निंग के तौर पर कहना चाहूँगा कि जिनको प्रतिशायी की एक्यूट स्टेज चल रही हो उनको कोई भी विपरीत डिग्री वाले आसन नहीं करने चाहिए, जैसे कि शीर्षासन, सर्वांगासन और विपरीत करनी आसन। डॉक्टर साहब आपने बताया कि योग और प्राणायाम के माध्यम से, अब हमारे दर्शक जानना चाहेंगे घरेलू उपचार जो सबसे सस्ता इलाज माना जाता है और प्राकृतिक चिकित्सा, क्या इसके माध्यम से भी साइनोसाइटिस बीमारी का इलाज किया जा सकता है? ये सबसे पहले हमें ये डिपेंड करना है, हमें ये समझाना है कि ये आपको जो साइनोसाइटिस है ये बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्टेज में है या कि एक्यूट स्टेज में है। हमारे घर में ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियां होती हैं जो कि साइनोसाइटिस की फर्स्ट स्टेज में बहुत इजीली उपलब्ध हैं, जिनको हम रूटीन में यूज़ करके अपने इनके इस्तेमाल से अपने शरीर को प्रतिशय से दूर रख सकते हैं। सबसे पहले इसमें नाम आता है तुलसी का। तुलसी एक ऐसा प्लांट है जो हमारे अंदर से इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। उसके साथ ही साथ एक ऐसा प्लांट और अदरक। अगर हम अदरक और तुलसी का सेवन अपने दिन प्रतिदिन की प्रतिचर्या में और दिनचर्या में करें तो ये हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। इनको हम चाय की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जब बात आएगी और घरेलू उपचार और होम रेमेडीज़ में तो उसको हम तुलसी के पत्तों का सेवन भी होम रेमेडीज़ के तौर पर कर सकते हैं। और इसके अंत में जब हम घरेलू उपचार और होम रेमेडीज़ की बात करते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण उपचार है वो है स्टीम, जिसे हम भाप लेना कहते हैं। हम कई बार तो सिंपल पानी से भी भाप लेते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकता है, लेकिन कई बार अगर हम उस भाप वाले पानी में तुलसी के पत्ते मिला दें तो इसका लाभ और ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब हम घरेलू उपचार और योग की बात करते हैं तो जल नीति का इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हमारे चिकित्सा सूत्र में है। जल नीति एक ऐसा माध्यम है, अगर हम प्रतिशय की स्टार्टिंग फेज में हैं, फर्स्ट कंडीशन में हैं, तो आप प्लेन जल नीति को इस्तेमाल करिए, अपने दिन प्रतिदिन के व्यवहार में इसको उपयोग में लाइए और आप प्रतिशय की प्रथम अवस्था को इसी से ही दूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आयुर्वेदा की एक बहुत ही पॉपुलर विधि है पंचकर्मा, तो बहुत से दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पंचकर्मा के माध्यम से साइनोसाइटिस बीमारी का इलाज किया जा सकता है? पंचकर्म 5 कर्म का एक कॉम्बिनेशन है और उन पंचकर्म में से जिसका सबसे ज़्यादा इसमें उपयोग है वो है नस्यम। नस्यम हम कहते हैं नाक में दवाई को डालना, और कौन सी दवाई को और किस तरह से डालना ये हमारे पूरे के पूरे चरक और इस ग्रंथों में, अन्य ग्रंथों में लिखा हुआ है। जब हम नस्ये का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमेशा एक कुशल आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ही करना चाहिए, क्योंकि एक चिकित्सक ने ये आपको फाइनल करके बताना है कि आपके इस नस्ये के लिए कौन सा तेल, कौन से ड्रॉप्स, कौन से वाष्प जरूरी हैं। कई बार रोगी की प्रकृति के हिसाब से और उसकी नाड़ी परीक्षा के हिसाब से हमें तुलसी को इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है और कई बार उसके साथ अदरक को इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। इसके साथ और भी 8-10 तरह के तेल मिलते हैं जो कि इस पंचकर्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। दर्शकों, आज आपने जाना कि कैसे हम साइनोसाइटिस बीमारी का घरेलू उपचार, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राणायाम व पंचकर्मा के माध्यम से अपना उपचार कर सकते हैं। तो दर्शकों, आप इस बीमारी का अगर इलाज करवाना चाहते हैं तो देरी मत कीजिए, उठाइए अपना फ़ोन नंबर और हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे नंबर्स के माध्यम से आप घर बैठे डॉक्टर साहब द्वारा तैयार की गई औषधीय तरीके से जो किट तैयार की गई है उसे प्राप्त कर सकते हैं, जो जल्दी ही स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे एड्रेस को नोट कीजिए और अपॉइंटमेंट लेकर ही आएँ। तो अगले एपिसोड में हम फिर किसी और बीमारी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक उत्तर भारत का पहला ऐसा सेंटर जहां एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, सिद्ध चिकित्सा एवं कोलोन हाइड्रोथेरेपी से शरीर में व्यक्त पुराने जटिल रोगों की चिकित्सा की जाती है। आयुर्वेद योगाश्रम हर रोज शाम 5:15 पर।